जोशीमठ से अपडेट यह है कि आड़ीमठ के बाद जो बंद हाईवे था उसे खोल दिया गया है। बीआरओ ने हाईवे को अब बहाल कर दिया है। मलबा आने की वजह से आपको बताएं ये हाईवे बंद चल रहा था, लेकिन अपडेट यह है कि मलबा हटा दिया गया है। बीआरओ ने मलबा को हटा दिया है और इसके बाद ये रास्ता बहाल हो चुका है। आड़ीमठ के पास मलबे की वजह से ये पूरा रास्ता बंद चल रहा था, लेकिन अब बीआरओ ने इस मलबे को हटाया और ये रास्ता सुचारू हो चुका है। आवाजाही शुरू हो चुकी है। तो देहरादून से पहली खबर है, जहां यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। कई और लोगों से मामले के तार जुड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। मामले में आज भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आयोग की गोपनीय कामों को करने की आउटसोर्सिंग कंपनी का कंप्यूटर प्रोग्राम मास्टरमाइंड, इसका प्रोग्रामर मास्टरमाइंड निकला था। पेपर लीक करने के एवज में 60 लाख रुपए मांगे गए थे। पेपर लीक मामले में 37,10,000 रुपए कैश के करीब बरामद हुआ है। तो 60 लाख रुपए पेपर लीक के एवज में मांगे गए थे और इसका खुलासा हुआ है। आज भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बिल्कुल गुंजन, तो देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में हुई धांधली का मामला अब गर्माता जा रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोग को भंग करने की मांग कर डाली है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया सवालों में घिर गई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो ये तक मांग कर डाली है कि आयोग को भंग ही कर देना चाहिए। बहुत चिंता का विषय है कि हमारे जो सुयोग्य बच्चे हैं और कुछ शॉर्टकट चलने वाले लोग, कुछ रिश्वतखोर लोग हमारी उस एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछला जो रिदम था जब कांग्रेस का, उस समय भी जब मैं सीएम बना था, उस समय भी इस तरह का घोटाला पकड़ में आया था। अब फिर इस तरह का घोटाला सामने आया है और मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था और इन्हीं कारणों से उसको फिर भंग करना पड़ा था। तो अगर इस तरह से अत्याचार होता है हमारी नई जनरेशन के साथ, तो सरकार को चाहिए कि उसको भंग करने पर भी विचार करे। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साफ कह चुके हैं कि आयोग के भीतर कोई रैकेट काम कर रहा है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। दिनों से इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और अन्य आयोगों में अभी कुछ एक आयोग और भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है और इस पर हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने एक रैकेट बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे थे, बड़ा भारी रैकेट चलाया जा रहा था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है और भी जो मामले बचे हुए हैं हम उन मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई करें। इस बीच एसटीएफ ने अधीनस्थ चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी की है। एसटीएफ ने लखनऊ से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। भर्तियों में हुई धांधली का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। तो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन एक्शन क्या लिया जा रहा है, ग्राउंड पर क्या चल रहा है, ये समझने के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का, और उनके पास जानकारी है। विनोद, देखिए जिस तरीके से विपक्ष की बात कर लें या खुद सत्ता पक्ष से ही त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं, कहते हैं युवाओं के साथ खिलवाड़ है अगर ऐसी धांधलियां सामने आती हैं। अभी क्या चल रहा है, क्या एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल श्रीलता, देखिए वैसे एसटीएफ ने इस पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की है और जल्द ही और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो परीक्षा में धांधली हुई थी उसके मामले में जल्द ही और भी खुलासे हो सकते हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये खुलासा कर चुके हैं कि इस बोर्ड को भंग करने पर भी सरकार विचार करे। उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये है कि एसटीएफ ने जिस तरह से पूरे मामले का खुलासा किया है और कल भी एक मुख्य आरोपी को एसटीएफ ने दबोचा है, उससे ये सामने आई है कि जैसे ही परीक्षा का पेपर होता था वो लीक करता था और परीक्षा का पेपर छापने का भी वो काम करता था और उसके हिसाब से
उसको 36 लाख रुपए की राशि भी दी गई है। तो पूरा ये गैंग अभी सक्रिय है, जिसके चलते एसटीएफ की ओर से अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य खुलासे भी जल्द ही किए जा सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अभी ऐसा नहीं है होगी विनोद की कब तक खुलासे होते हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो पूछताछ भी उनसे हुई होगी और कई बड़े पहलू सामने भी आए होंगे। शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांवड़ मेला संपन्न होने के लिए अब हरिद्वार में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मगर जिस तरीके से कांवड़ मेला क्षेत्र में गंदगी का जो अंबार लगा है गुंजन, उसके लिए नगर निगम को बहुत बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाने की जरूरत है। बिल्कुल, नगर निगम का कहना यह है कि 5 दिनों तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। देखिए तो कांवड़ मेले के बाद किस तरीके का ये गंदगी का अंबार है, ये आपके सामने हमने रख दिया है। तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए कि अब नगर निगम को इस सफाई के लिए कितना बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। करीब 2.5 साल बाद हरिद्वार में आयोजित हुए कांवड़ मेले ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन इस कांवड़ मेले के बाद धर्म नगरी हरिद्वार कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई। गंगा घाटों से लेकर हरिद्वार के गली मोहल्लों में गंदगी के अंबार नजर आ रहे हैं। यही नहीं, पार्किंग स्थल हो या फिर हाईवे, हर तरफ गंदगी दिखाई दे रही है। ऐसे में गंदगी से कोई महामारी न फैले, इसके लिए नगर निगम ने भी सफाई अभियान बड़े स्तर पर शुरू कर दिया है। काफ़ी करोड़ों की संख्या में यहाँ पर कांवड़िया आए थे तो उनसे भरा हुआ था। अभी भी वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ अभी भी है। तमाम हमारे घाट जो है अभी भी पूरे तरह से ऑक्यूपाइड चल रहे हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम की टीम द्वारा अभी अपना काम स्टार्ट कर दिया गया है। और आज रात को हम लोग, क्योंकि आज सब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रात को भीड़ पूरी खत्म हो जाएगी, लगभग खत्म होगी, तो रात को बृहद स्तर पे आज यहाँ पर आज एक हम लोग अभियान चलाएंगे। 2 दिन के अंदर ये पूरा कूड़े को हम लोग दवाई भी डाल रहे हैं, फॉगिंग भी करवा रहे हैं, एंटी डेंगू स्प्रे भी करवा रहे हैं और अपने लोगों को भी हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया, चूना डलवा रहे हैं, लाइम डलवा रहे हैं। तो सभी डलवा के हमारा ये है कि हम 2 दिन के अंदर से पूरा हम लोग सफाई व्यवस्था को पटरी पे ले आएंगे। 10 दिन चले कांवड़ मेले में करीब 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गंगा जल लेने आए थे। कांवड़ मेले को देखते हुए हरिद्वार नगर निगम और प्रशासन ने शुरू में तो साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन जैसे जैसे हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ी, सारी की सारी व्यवस्थाएं धड़ाम होती गई। हालांकि प्रशासन जल्द ही घाटों से लेकर सड़कों और गलियों में साफ सफाई का दावा कर रहा है। एक्सपीरियंस जो अभी तक हरिद्वार का रहा है पहले, कि कांवड़ मेले के उपरांत जो हमारे बैरागी कैंप और पंद्वीप पार्किंग, रोड़ी बेल वाला, चमकादड़ टापू, यहाँ पर काफ़ी गंदगी होती थी और स्मेल ऐसी रहती थी कि लोग इंटर नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी स्थानों का स्वयं भ्रमण किया है और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पिछले वर्षों की तुलना में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ ठीक है, जहाँ पर 4 करोड़ लोगों का आना होगा वहाँ कुछ न कुछ कूड़ा का जनरेशन तो होगा ही, और उसके लिए नगर निगम की टीम रात दिन काम कर रही है। NHAI की टीम अपने नेशनल हाईवेज़ को ठीक कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ अगले 24 से 48 घंटे में पूरे शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। सफाई का ये काम दिन ही नहीं बल्कि रात में भी तब तक लगातार किया जाएगा जब तक क्षेत्र में फैले कूड़े को पूरी तरह से साफ न कर दिया जाए। हालांकि हरिद्वार नगर निगम अब तक मालवीय घाट, सुभाष घाट और नाई सोता घाट से 500 मीट्रिक टन कूड़ा निकाल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर में मौसम का येलो अलर्ट जारी है। बिल्कुल, आपको बताएं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का मौसम प्रदेश में बना रहेगा। फिलहाल आफत की बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले वक्त में भी खासकर 3 जिलों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव मौसम विभाग की चेतावनी है। ध्यान, एहतियात बरतना होगा। और देखिए, केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थयात्री दहशत के साए में यात्रा कर रहे हैं। दरअसल यात्रा मार्ग पर कई ऐसी जगह हैं जहां से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में यात्री इन जगहों से गुजरते समय बड़ी सावधानी बरत रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जो ABP गंगा की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं।
यात्री आपको भागकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो रास्ता है उस पर देखिए किस तरीके से बड़ी तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब ये रास्ता दरक जाए। और ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां से लोगों को इसी तरीके से गुजरना होता है। और इसी बीच कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, जहां मूसलाधार बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। गोचर आईटीबीपी के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार मलबा आने के कारण हाईवे बंद हुआ है। पहाड़ी के मलबे की वजह से हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। तो गोचर आईटीबीपी के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। और देखिए, टिहरी झील का जल स्तर बढ़ने से झील के आसपास बसे गांव के ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि झील की वजह से उनके घरों में दरार पड़ रही है, जबकि प्रशासन विस्थापन की बात नहीं कर रहा। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ते ही ग्रामीणों में दहशत है। झील का जलस्तर बढ़ने से इन गांवों में जमीन धंसने और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि ग्रामीण परेशान। जब बेटिन झील आए तब हम बहुत परेशान है। जब बरखा हुई तो हम भैर मोनो है। अब जन रोल कर वालों वही तन हमारे जल्दी वही बस हमारा मकान है टूटने लग गया। नंद गोवाल हमसे बात है तो जल्दी वही जो का मकान टूटा तो सुनाई नहीं कर। झील से सटे कई गांवों में घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। बारिश के मौसम में ये दरारें तेजी से बढ़ रही। ग्रामीणों को आशंका है कि कहीं उनके घर जमींदोज न हो जाए। हमें यहाँ पर जो है, जब से ये टिहरी बांध बना है तब से हम लोग काफ़ी परेशानी झेले रहे हैं। यहाँ पर कई बार जो है हम लोग ऊपर पुनर्वास में भी बैठ चुके हैं और धीरे धीरे जो है यहाँ पर हमारे मकान जो है वो जमींदोज हो रहे हैं। अभी तो एक दो बार तो इसी सत्र में जो है 2 मकान जो है वो टूटे भी हैं। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में धीरे धीरे जो है ये इस तरह की दुर्घटनाएं होती रही। टिहरी झील से प्रभावित ग्रामीण काफी समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आंशिक डूब क्षेत्र के इन गांवों का न तो विस्थापन हो पाया और न ही इन्हें मुआवजा मिल पाया। इसमें फर्स्ट बैठक जो ली थी, जो आपके उनके रिहेबिलिटेशन को लेकर के, उसमें उनकी जो स्टेटस है उसमें हमने ठीक ठाक किया है। बट कुछ लोगों की सूचनाएं अभी हमारे पास प्राप्त हो रही हैं जिनको उनका मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है या उनको विस्थापित पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका है। इसको मैं देख रहा हूँ। मॉनसून सीजन तो जैसे इन ग्रामीणों के लिए मुसीबत ही लेकर आता है, लेकिन सवाल ये है कि ग्रामीणों की फरियाद भला कौन सुनेगा। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में बारिश के बाद भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। 12 से ज्यादा सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में बंद है। लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, बारिश के बाद भूस्खलन की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आई हैं। उत्तरकाशी से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां 12 से ज्यादा सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में बंद है। लगातार बारिश का दौर जारी है, रास्ते बंद हो चुके हैं, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं देहरादून में एक शातिर चोर ने एक ही रात में दूध की 2 डेयरियों से करीब 3 लाख कैश चोरी कर लिया। आरोपी मोहित दूध की गाड़ी चलाता है। मोहित को ये पता था कि इन डेयरियों पर कैश रात को भी रखा होता है। इसी का फायदा उठाकर उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया, मगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल का चिड़ियाघर 2 बाघों के गुजरात जाने के बाद से सूना हो गया है। शिखा और बेताल नाम के 2 बाघों को जामनगर के चिड़ियाघर भेजा गया। आरोप है कि दोनों बाघों को वन विभाग ने चुपके से विदा किया और उनका वीडियोग्राफी भी करवाई। नैनीताल चिड़ियाघर के 2 बाघ अब गुजरात के जामनगर के जू की शोभा बढ़ाएंगे। अब तक ये बाघ नैनीताल के गोविंद बल्लभ पंत चिड़ियाघर में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र थे, लेकिन अब उन्हें गुजरात भेज दिया गया है।
जिन बाघों को जामनगर भेजा गया है उनमें 3 साल की बाघिन शिखा और 16 साल का बाघ बेताल शामिल हैं। दोनों ही बाघों ने पर्यटकों के साथ ही जू अथॉरिटी का भी मन मोह लिया था। बचपन से ही इंसानों के बीच रही शिखा का इंसानों से व्यवहार बेहद मित्रता वाला हो चुका था। वहीं बेताल काफी रौबीला बाघ था और एक तरह से नैनीताल जू की शान रहा है। गोविंद वल्लभ पंत में रेस्क्यूड एनिमल है, उनको ट्रांसफ़र किया जाए और उसका एक्विजिशन जो है वो ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर जामनगर द्वारा किया जाए। तो इसमें उनके द्वारा अनुमति दी गई थी और उसके बाद जुलाई में ही हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा भी उसमें ट्रांसपोर्ट की अनुमति दी गई थी। दोनों बाघों को गुजरात भेजे जाने के बाद नैनीताल चिड़ियाघर में अब 2 ही बाघ बचे हैं। बाघों को चुपके से भेजे जाने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। आरोप है कि जब बाघों को गुजरात भेजा गया तो उनकी कोई वीडियोग्राफी भी नहीं करवाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आजादी के 75वें साल में देश अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे भी आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर काफी उत्साहित है। ऐसे में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से रेल यात्रियों के बीच देशभक्ति का जज्बा जगाने की कोशिश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देश को आजाद कराने में जिन हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आजादी के 75वें साल में ऐसे क्रांतिकारियों और महापुरुषों को देश याद कर रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेन के एसी डिब्बे की खिड़कियों पर देश के महापुरुषों की तस्वीरें लगाई हैं ताकि इस ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों के साथ साथ स्टेशन पर मौजूद लोगों के बीच भी महापुरुषों की वीर गाथाएं पहुंच सकें और लोग देश की आजादी की लड़ाई में शामिल महान सपूतों को याद कर सकें। पूरे देश के साथ रेलवे भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और यही वजह है कि कई ट्रेनों पर महापुरुषों के चित्र भी लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो सके और खासकर उन युवाओं के अंदर जो अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानते हैं। रेलवे की तरफ से सेकंड क्लास एसी डिब्बे के दोनों तरफ की खिड़कियों पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत कई महापुरुषों की तस्वीरें लगाई गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके चित्र लगाए हैं और वो ट्रेन बहुत ही लंबी दूरी तय करती है, तो जहाँ भी वो जाएगी आने जाने वाले लोग जो हैं वो उन तस्वीरों को देखेंगे और उनके चित्रों से वो आज़ादी के बारे में जानने और समझने का अवसर मिलेगा। रेलवे का मकसद युवा पीढ़ी को उन महापुरुषों के बलिदानों के बारे में जानकारी देना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जान न्योछावर कर दिए थे। रेलवे की ये पहल यात्रियों को अपनी ओर खींच भी रही है। इसकी बहुत अच्छी पहल है, यह अपने महापुरुषों को याद दिलाती है और यह रेलवे की तरफ से जो पहल की गई बहुत अच्छी तरह से की गई है। बहुत अच्छी पहल है, इससे लोगों में जागरूकता भी आएगी, वो अपने पूर्वजों के बारे में भी जानेंगे जो आज़ादी में कौन कौन पार्टिसिपेट्स किए थे। जो इलिटरेट हैं वो भी एटलीस्ट फ़ोटो देख करके ये तो समझेंगे कि हाँ भाई कि इन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में पार्टिसिपेशन किया था। एसी बोगी की खिड़कियों पर देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों की तस्वीरें लगाकर रेलवे ने आजादी के अमृत महोत्सव से आम जनता को जोड़ने की कोशिश भी की है। चूंकि आज़ादी का 75वां वर्ष भी है और 15 अगस्त करीब आने वाला है और यही वजह है कि रेलवे ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये पहल की है जिसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। और इसी के साथ गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।